हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 11th का हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी का। और बेसिक ये चैप्टर है। पूरे चैप्टर में हम लोग थ्योरी के ही बारे में देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला जो चैप्टर है आपका, वो थोड़ा थ्योरी जब हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग अपने न्यूमेरिकल पार्ट पर पहुँचेंगे। अभी इस चैप्टर नंबर 1 की 2 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, अपलोड भी हो चुके हैं। आप उनको एक बार जा कर के ज़रूर देखिए। अभी हम आ गए हैं अकाउंटिंग की कुछ बेसिक ये टर्म्स हैं, ठीक है। अब ये बेसिक टर्म्स हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये चैप्टर और पूरा सब्जेक्ट ही आप लोग इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स ऐसी होती हैं जो हर एक चैप्टर के लिए हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी एक लैंग्वेज हम उसके तैयार कर पाएंगे और उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नाम से ही पता चल रहा है कि व्यवसाय की लेन देन, हम क्या कह सकते हैं, व्यवसायिक लेन देन कह सकते हैं इसको। और क्या लिखा है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो रिलेटेड होती है मनी से, पैसे से रिलेटेड है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधि भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है। एंड कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, परचेज ऑफ गुड्स फॉर यूज इन अ बिजनेस। तो कोई सी भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड है, ऐसी सभी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहेंगे, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। सपोज एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, ये कोई भी बिजनेस है XYZ, इस बारे में कल भी बात हो गई थी कि ये कोई भी हमारा बिजनेस है, ठीक है, कोई फर्म है, हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म है, या फिर एक सिंगल ओनर की फर्म है, XYZ लिमिटेड ये फर्म है, राइट, XYZ फर्म है, राइट। और एक यहाँ पर अकाउंटेंट है, इस बारे में बात की गई थी पहले, ठीक है। जो स्टूडेंट इस चैप्टर को सीख रहे हैं वो अपने आप को क्या मानेंगे, एक अकाउंटेंट मानेंगे। स्टूडेंट सभी अपने आप को अकाउंटेंट माने, ओनर ना माने, क्योंकि ओनर एक अलग पर्सन है जिसको क्या मिलता है, यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। पूरे साल में जितना भी वो प्रॉफिट अर्न करेगा वो पूरे साल में लेगा यहाँ पर। और जो अकाउंटेंट है उसको मिलती है सैलरी, क्या मिलती है, सैलरी, और इसको मिलता है प्रॉफिट, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो एक ओनर हो गया, एक अकाउंटेंट हो गया, और एक हो गई फर्म, राइट। कोई भी हमारा जो बिजनेस है वो हो गया। तो 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। चलिए ज़्यादा ना खींचते हुए अब ये बात करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, हमने अपने बिजनेस के लिए कोई भी माल परचेज किया, यहाँ पर परचेज ऑफ गुड्स लिखा भी है। तो गुड्स जैसे ही हम परचेज करेंगे तो आप लोगों को ये पता भी है कि जैसे ही माल हम खरीदेंगे तो गुड्स हमारे पास आ जाएगा। गुड्स यहाँ पर क्या है, माल है, राइट। कई टर्म्स ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में आप गुड्स नहीं समझते होंगे, कोई प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, तो गुड्स यहाँ पर माल है। तो कोई गुड्स हमने परचेज किया यानी माल खरीदा, और हमने क्या किया होगा, वहाँ पर कैश उसको दिया होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, और हो सकता है कि हमने उधार भी खरीदा हो। लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन है ना, ये रिलेटेड टू मनी है, पैसे से संबंधित ट्रांजैक्शन है। बेशक से क्या है, अमाउंट हम बाद में पे करेंगे। तो ऐसी सभी ट्रांजैक्शन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कंपनी ने रेंट पे किया, ठीक है, रेंट पे किया, या फिर कहीं से किसी बैंक से लोन लिया, या अपने जिनसे भी उधार माल लिया था उनको पेमेंट किया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया। इसी तरीके से बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, सभी ट्रांजैक्शन ही बिजनेस ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है। अकाउंट, तो अकाउंट को आप कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे, खाता। आपने क्या सुना है इसके बारे में कि अकाउंट होता है खाता, राइट। जो अकाउंट ये खाता होता है ना, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरीके से एक किसी भी पर्सन का एक अकाउंट होता है। वहाँ पर क्या होता है, उस पर्सन के बारे में सभी डिटेल्स वहाँ पर होती हैं, उसी को हम खाता कहते हैं। तो हम अपने बिजनेस के अंदर भी ना, हम अपने बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट का मतलब ये कह लें कि जिस भी चीज़ की हमें डिटेल रखनी है उसका एक अकाउंट बना देते हैं हम, ठीक है। जिस भी चीज़ के बारे में हमें डिटेल रखनी है, अब डिटेल हमने कितना कितना रेंट किसको पे किया, रेंट अकाउंट बना दो,
ठीक है, सैलरी किस किस को कितनी पे की है, सैलरी अकाउंट बना दो। ठीक है, माल हमने खरीदा है तो परचेज अकाउंट होता है, उसका परचेज अकाउंट बना दो। बैंक में कितना पैसा हमारा जमा है तो बैंक अकाउंट, यानी जिस भी टर्म्स के बारे में हमें नॉलेज चाहिए या जिस चीज़ से बार बार ट्रांजेक्शन होती है, आप समझ सकते हैं, तो उसका एक अकाउंट बना दो। ठीक है, तो उसी को हम अकाउंट कहते हैं, यानी खाता कहते हैं। तो अकाउंट के बारे में अगर बात करें तो अकाउंट सबसे मेन मतलब चीज़ें हैं ये अकाउंट। तो सभी अकाउंट तो नहीं बता सकते हैं आपको अभी, तो कोई भी एक अकाउंट, जैसे मैंने बात की सिंपली कि हमने एक अकाउंट बनाया यहाँ पर बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट क्यों बनाया गया है, हम ना अपने बिजनेस के अंदर बना रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, इस कंपनी के अंदर, इस फर्म के अंदर ये अकाउंट बनाया गया होगा। और ये इसलिए बनाया गया है कि बैंक में हमारा कितना पैसा है। इसकी एक साइड डेबिट होती है, दूसरी साइड क्रेडिट होती है, और इस टाइप की कुछ शेप इसकी रहती है। ठीक है ना, तो ये पूरा नहीं बताया था आपको, पर्टिकुलर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट, और एक डेट का कॉलम और होता है। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम खाता। तो अकाउंट रेफर टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड, एक समराइज्ड रिकॉर्ड है, मतलब एक समरी है ये, राइट, समरी है, पूरा फुल डिटेल नहीं होती, लेकिन एक समरी है कि हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं किससे कितना पैसा लिया और किसको कितना पैसा दिया। ऑफ अ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड, एक हेड यहाँ पर है, जैसे बैंक अकाउंट है, एट अ वन प्लेस, एक ही प्लेस पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड, कोई भी अकाउंट है दो साइड में डिवाइडेड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें बताया कि जो लेफ्ट साइड है, अब ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, डेबिट कहेंगे इसको, डेबिट साइड, और राइट साइड जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड कहते हैं। तो इतना ही अभी इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या है। अभी आ जाते हैं हम अकाउंट्स, कैपिटल की, कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल आप देखें कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है पूंजी। ठीक है, पूंजी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ये एक्चुअल में जो कैपिटल अकाउंट है ना, ये मालिक का ही अकाउंट है, जो बिजनेस का भी हमने बनाया था कि एक बिजनेस है और उसका क्या है, ओनर है। ठीक है, यहाँ पर XYZ कोई भी बिजनेस था हमारा, और ये हमारा अकाउंटेंट था, राइट। अब जो कैपिटल है ना, एक्चुअल में ये ओनर का अकाउंट ही कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, एक बिजनेस के अंदर हम हर एक चीज़ का अकाउंट बना देते हैं, हर एक चीज़ मतलब मालिक का भी अकाउंट हमारे पास रहेगा, ओनर का। ठीक है, और जितने भी हमारे मतलब सैलरी हम पे कर रहे हैं उसका भी हमें अकाउंट देना पड़ेगा, बैंक का अकाउंट, कैश का अकाउंट, ठीक है, तो रेंट अकाउंट, ये सब ये। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो मालिक का ही अकाउंट है, ये मेन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या लिखा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इस फर्म के अंदर। ठीक है, यही हम इसको क्या कहते हैं, उसी को कैपिटल कहते हैं, जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है। इट मे बी ब्रॉट इनटू द फॉर्म ऑफ कैश एसेट बाय द ओनर, और ऐसा है कि जो अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और किसी एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब मालिक ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है कि उसने कैश लाया, तो इस बिजनेस के अंदर ओनर ने जो कैपिटल लगाई है वो कितनी हो जाएगी। देखो, कैश उसने लगाया ₹1 लाख, और फर्नीचर उसने कुछ लगा दिया 50,000, जो टोटल अमाउंट हो गया ना वो 1,50,000 का जो ये अमाउंट है ना, हम इसको कहेंगे कि ओनर ने इतना कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाया है, यानी इतना कैपिटल पूंजी उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो इसको कहेंगे हम कैपिटल, राइट। तो लिखा भी था क्या, दोबारा देख लेते हैं एक बार, कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल, जितना भी अमाउंट उसने लगाया वही कैपिटल है। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट बाय द ओनर, तो ये कैश भी हो सकता है और कोई एसेट्स भी हो सकती है, एसेट किसी भी तरीके की हो सकती है। अब हमने यहाँ पर फर्नीचर ले लिया, वो लैंड भी हो सकता है, ठीक है, लैंड हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर यानी ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग ऊपर है, सबसे ऊपर ड्राइंग। अब देखिए ड्राइंग क्या चीज़ है। यहाँ पर आपने ड्राइंग जो पढ़ा है ना अभी तक, वो आपने जो भी ड्राइंग आपने पढ़ा है तो आप ड्राइंग के बारे में जानते होंगे, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। ड्राइंग एक्चुअल में एक वर्ड है ड्रॉ, ड्रॉ से बना है वैसे ये,
तो इसको हम हिंदी में तो आहरण कहते हैं, ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपको समझने के लिए। तो ड्राइंग का मतलब होएगा पर्सनल यूज़ के लिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स इसको बनाइए, ये नोट्स हैं इनको नोट करते रहिए, और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी ओनर अपने बिजनेस से, ठीक है, कोई भी ओनर, ये हो गया, और ये इसका बिजनेस है, XYZ इसका बिजनेस है, इस बिजनेस से जो ओनर है इस बिजनेस का, जो पैसा तो इसने लगाया था पहले, एसेट्स कैपिटल, जो भी इसकी बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले है, अब उस इन्वेस्टमेंट से कुछ अमाउंट ये निकाल लेता है उस इन्वेस्टमेंट से। अब उस इन्वेस्टमेंट से ये कुछ भी निकाल लेता है, वो जरूरी नहीं है कैश भी हो सकता है, और कैश के अलावा कुछ प्रोडक्ट भी वो वहाँ से ले सकता है, तो उसी को हम ड्राइंग कहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेना। अब जितनी भी इसकी कैपिटल थी वहाँ से सपोज इसने अभी एग्जांपल के लिए हमने माना 10,000 रुपये इसने निकाल लिया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, घर के एक्सपेंसेस के लिए। तो मनी और गुड्स और बोथ, मनी हो गुड्स हो या कोई भी दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल द परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से उसने पैसा निकाला और परचेज कर लिया कोई भी सामान, जैसे अपनी वाइफ के लिए कार परचेज किया, तो क्या रहेगा, ये ड्राइंग होगी। अब आ जाते हैं हम एसेट्स। हिंदी में एसेट्स को क्या कहते हैं, हम संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, संपत्ति। अब संपत्ति आप समझते होंगे, ठीक है, एसेट्स यानी संपत्ति। संपत्ति कहाँ की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। सारे जो भी टर्म्स हैं हम इनको बिजनेस के टर्म्स मानेंगे। संपत्ति तो हमारे घर में भी होती है, लेकिन घर की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है एक बिजनेस के अंदर। सभी चीज़ें बिजनेस के अंदर ही हैं। बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या होती है, बिजनेस, हमारा बिजनेस है, बिजनेस, ठीक है, उसमें हमारा ऑफिस है, फैक्ट्री है, जितनी भी वहाँ पर मशीनें हैं, लैंड है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, फर्नीचर होती हैं। तो क्या लिखा है, एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, ठीक है, और ये बिजनेस के ऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता है ना। बिजनेस के अंदर मशीनें चाहिए आपको, ठीक है, मशीन चाहिए, लैंड चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इसलिए। सो एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, अब हम इन एसेट्स को भी ना पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं एसेट्स की, कि ये कौन सी एसेट्स है, ठीक है। तो एसेट्स को डिवाइड किया जा सकता है बिटवीन 2-3, इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हमने जो डिवाइड किया ना, वो डिवाइड किया हमने करंट एसेट्स, और दूसरा हमने पार्ट बनाया है इसको नॉन करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, ऐसी एसेट जिनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम करंट एसेट कह सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ ईयर। फॉर एग्जांपल डेटर एंड स्टॉक। एग्जांपल भी दिया आपको कि देखिए डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, तो विद इन अ ईयर अगर वो हमें पेमेंट कर देते हैं तो हम उनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको करंट एसेट में लिया गया। स्टॉक, स्टॉक मतलब माल जो हमारे पास है, स्टॉक हमारे पास है, उसको बेच देंगे तो हमें पैसा रिसीव हो जाएगा। तो ये एसेट्स होती हैं, ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए ये है तो एसेट्स हमारी, ठीक है, इनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जांपल और भी है करंट एसेट्स के, ठीक है, जैसे कैश हमारे पास है अगर ऑलरेडी, ये भी करंट एसेट्स में ही आता है, ठीक है, बैंक है, ये करंट एसेट्स ही हैं सभी, राइट। अब आ जाते हैं उसके बाद नॉन करंट एसेट्स। इसी का जिस तरीके से ये बोला गया था कि विद इन 1 ईयर, तो ये विद इन 1 ईयर नहीं है, इनको 1 ईयर से ज़्यादा टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट करने के लिए। और सबसे पहली बात ये है कि इनके अंदर वो एसेट्स आती हैं जिनको हम खरीदते हैं ना, तो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, जबकि यहाँ पर स्टॉक जो खरीदा गया था, खरीदा था हमने बेचने के लिए खरीदा था, राइट। तो इसमें कैसी एसेट्स आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हम कई बार कह देते हैं, जैसे कि इसमें कहा जाएगा कि बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, हम इनको 1 साल से ज़्यादा के लिए खरीदते हैं, अपने बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें हैं ये, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए खरीदा गया इसमें, ठीक है ना, एंड द यूज फॉर द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन है उसमें काम आएंगी ये सभी एसेट्स। फॉर एग्जांपल लैंड, भाई लैंड चाहिए बिजनेस करने के लिए, ज़मीन चाहिए,
बिल्डिंग, मशीन चाहिए, तो ये ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। दे आर द फर्दर क्लासीफाइड इनटू। अब इन्हीं को ना दोबारा से कैटेगराइज और भी किया गया कि इसके अंदर हम इन एसेट्स को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कहा गया टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ये नाम से पता चल रहा है टेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स हैं? जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल है। और इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है, वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखो फर्नीचर को टच कर सकते हैं, मशीनरी को टच कर सकते हैं, कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, तो ये हमारी कौन सी एसेट्स हो जाएंगी? लॉन्ग टर्म हमारी एसेट्स हो जाएंगी या फिर नॉन करंट एसेट्स। सो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कैन बी सीन और टच, इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यही है, ठीक है। ऐसी ये एसेट्स हैं, इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया था नॉन करंट एसेट। और इंटेंजिबल एसेट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इंटेंजिबल एसेट्स। सो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दिखाई नहीं देती, हम उनको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। कैन बी फेल्ट बाय द ऑपरेशन, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशन, बस हम इनका ऑपरेशन फील कर सकते हैं कि ये काम करें, लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या है? एक गुडविल एक एसेट्स है, ठीक है, बिजनेस की एसेट्स को ही कहा जाता है गुडविल, और ये इसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं। बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है गुडविल, बिजनेस की क्या है? एक रेपुटेशन, किसी भी चीज़ की रेपुटेशन की वैल्यू होती है, ठीक है, कोई भी रेपुटेशन वैल्यू होती है। ऐसी पेटेंट भी एक क्या है? किसी प्रोडक्ट का पेटेंट करा लेना, किसी टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा लेना। ट्रेडमार्क, ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क, ये सारी तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं? बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। इस तरीके से ये क्या होती हैं? एक एसेट्स होती हैं, ठीक है। अपना पेटेंट करा लेना, ट्रेडमार्क ले लेना, चलिए। और लाइसेंस भी इसी के अंदर आता है कि हमने लाइसेंस ले लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, वो हमारा पॉइंट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं हिंदी में लायबिलिटीज़ को कहा जाता है दायित्व, राइट। तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझना आसान है इसको, तो कि लायबिलिटीज़ हमारी ये लायबिलिटीज़ है और दायित्व कि ये हमारा दायित्व बनता है। तो बिजनेस, जो एक बिजनेस होता है उसकी भी कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जो भी ये बिजनेस है इसकी कुछ लायबिलिटीज़ हैं, बिजनेस की लायबिलिटी है, ओनर की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। बिजनेस की लायबिलिटी है सॉरी, आपको धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी कि ये लायबिलिटी किसकी है? बिजनेस की। एक बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि उसको पेमेंट कहाँ कहाँ करनी है, क्योंकि हम कोई भी जब हम ऑपरेशन करते हैं तो वो बिजनेस के नेम से करते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तब आपको ये पता है कि अगर कोई भी पेन आप यूज़ कर रहे हो कि ये सेलो का है, ठीक है, या फिर कोई और कंपनी का है, नटराज का है, या पेंसिल है, रबड़, तो हम लोग क्या करते हैं? कंपनी को जानते हैं, उसके ओनर को नहीं जानते हैं। तो ये लायबिलिटीज़ भी किसी कंपनी की हैं। तो लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ये ऑब्लिगेशंस हैं, और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे, एक एंटरप्राइजेस को जो पे करनी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, या तो कुछ टाइम बाद देना, या फ्यूचर या लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। तो हम इन लायबिलिटीज़ को भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपनी लायबिलिटीज़ को। कौन कौन सी? एक तो करंट लायबिलिटीज़ हैं और एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ वो हैं जो हमें विद इन अ ईयर पे करना है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो हम लंबे समय में पे करेंगे, वापसी करेंगे। तो क्या लिखा है? करंट लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और दैट आर पेएबल विद इन अ 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर बिल पेबल, ठीक है। क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं भाई जिन लोगों को हमें पेमेंट करनी है, और पेमेंट जो करनी होती है हम उनकी अमाउंट जो पे करेंगे ना वो विद इन अ ईयर करते हैं। और बात करेंगे बिल पेबल की, बिल पेबल भी क्या होते हैं? हमने किसी से प्रोडक्ट ख़रीदा है, अब उनको बिल पे करने की गारंटी हम रिटर्न में देते हैं
तो विद इन अ ईयर होता है, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं हम इनको, या कहें कि करंट लाइबिलिटीज़ होती है। अब ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हम 1 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं पेमेंट करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज ऑब्लिगेशंस और दैट आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिनको हम 1 साल के बाद पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बैंक लोन। कई बार क्या होता है, हम लोन लेते हैं ना, तो 1 साल के लिए नहीं लेते, 1 साल से ज़्यादा के लिए, 5 साल, 10 साल, ठीक है, 20 साल, इस तरीके से लोन लेते हैं। एंड डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं इसको। डिबेंचर्स का मतलब भी यही होता है कि हमने किसी को क्या कर दिया है, लोन ले लिया और उनको रिटर्न में क्या कर दिया, एक पेपर, एक डिबेंचर बना करके दे दिया है, ठीक है, और फिर उनको क्या करेंगे, एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट हम देते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिबेंचर। लॉन्ग टर्म लोन होता है ये भी एक तरीके से, ठीक है। तो ये बात की हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर। अब आ जाते हैं रिसीट। देखिए रिसीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिसीट का मतलब होता है प्राप्तियाँ, ठीक है, रिसीव करना, तो रिसीट होती हैं। अब रिसीट 2 तरीके की होती हैं, एक तो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। अब जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, रिवेन्यू जो रिसिप्ट होती है, इन दोनों को आपको अलग अलग रखना है और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ भी होता है। रिवेन्यू का मतलब होता है जो रेगुलर नेचर में आएंगी आपको, ठीक है, इनकम, आपको जो कोई भी रिसीट है वो रेगुलर नेचर में आएंगी। आपके जो नॉर्मल बिजनेस है ना, नॉर्मल बिजनेस से जो चीज़ें आपको रिसीव होंगी तो वो आपकी रिवेन्यू नेचर की हो जाती हैं, और कैपिटल नेचर की होती है जो आपको बल्क में या फिर लंबे टाइम में या कभी कभी आपको मिलेगा, तो कैपिटल। ये इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर अकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस का, जो हमारा बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी है, उन चीज़ों से जो पैसा हमें आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या रहेगा, रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। भाई हमारा जो मेन काम है किसी भी बिजनेस का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल करना। और प्रोडक्ट को सेल करने का क्या मतलब है, या तो उसको बना के सेल किया जाएगा या डायरेक्ट परचेज करेंगे और फिर सेल कर देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या तो बना के बेचेंगे या फिर बना हुआ खरीद के और उसको डायरेक्ट सेल कर देंगे। तो इस तरीके से काम से जो हमें पैसा मिलेगा ना, वो रिसीप्ट हमारी रिवेन्यू रिसीट है। उसके बाद आ जाएगा कैपिटल रिसीट। और जो कैपिटल रिसीट है ये हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं है, उसके अलावा जो रिसीट होती है हमें वो है। सो कैपिटल रिसीट आर रिसीप्ट विच आर अकर्ड बाय द अदर देन बिजनेस ऑपरेशन लाइक मनी रिसीप्ट बाय द सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब क्या है, कोई हमने फिक्स एसेट सेल कर दिया है अपनी, जैसे लैंड सेल कर दो, बिल्डिंग सेल कर दो, या फर्नीचर सेल कर दो, कंप्यूटर सेल कर दो, तो इस तरीके से जो पैसा हम लोगों को रिसीव होगा वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट होगी, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्तियां भी उसको हम कहते हैं। तो ये कैपिटल रिसीप्ट हमारा होगा। तो ये हमारा जो मेन वर्क है ना बिजनेस का, वो तो हमारा काम है सेल करना और प्रॉफिट अर्न करना। हमारा काम नहीं है कि हम किसी भी बिजनेस की एसेट्स को सेल करें, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, बिजनेस की एसेट सेल करना नहीं। एसेट तो हमने इसलिए खरीदी होगी कि उससे कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो तो हमने बेचा तब है जब वो या तो आउट ऑफ फैशन हो गया होगा मशीनरी, या फिर यूजेबल नहीं है या ख़राब हो गया है, वो हमने उसको आउट कर दिया, सेल कर दिया, तो हमने उसको बेचा होगा। तो ये हमारा नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे हम पॉइंट नंबर 1 और 2। इस तरीके की जो इरेगुलर तरीके की रिसीट होती है ना, ये हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो, तो वो कैपिटल रिसीट होती है। अब आ जाते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हिंदी में आप समझते होंगे खर्चे, और ये खर्चे उन खर्चों की बात हो रही है जो रेगुलर नेचर के हैं। जैसा अभी हमने रेगुलर नेचर की रिसिप्ट के बारे में बात की थी, इसी तरीके से है रेगुलर नेचर के हमारे एक्सपेंसेस यानी खर्चे। अब कोई बिजनेस की बात चल रही है, किसी के घर की बात नहीं चल रही है। एक बिजनेस के किस किस तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो बिजनेस में एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं भाई, सैलरी पे करता है एक बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को, रेंट पे करता है पूरी बिल्डिंग का, इंटरेस्ट पे करता है जो लोन हमने लिया होगा, ठीक है, कमीशन देता है जिसको भी देना होगा कमीशन, राइट, इसी तरीके से, या फिर कोई तो इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे खर्चे होते हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और पावर बिल, इस तरीके से
ये सभी तरीके के एक्सपेंसेस जो रेगुलर नेचर के हैं वो उन्हीं की बात हो रही है। कॉस्ट इंकर्ड यानी ऐसी कॉस्ट लागत जो हमारे बिजनेस के ऊपर आती है फॉर अर्निंग द रिवेन्यू, और हम ये खर्चे किस लिए करते हैं, अर्निंग करने के लिए किए जाते हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं ये जो हम अर्निंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। हमारे घर पर भी जो हम खर्चे करते हैं ये हमारे ज़रूरत के ही खर्चे हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या हुआ, कॉस्ट ऐसी हैं, अर्निंग रिवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हम रेंट कहें, वेजेस कहें, सैलरी कहें, इंटरेस्ट, सभी का मीनिंग आपको पता होगा, ठीक है। वेजेस का मतलब यहाँ पर क्या होती है, मजदूरी होती है, राइट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मजदूरी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी एक्सपेंडिचर। अब देखिए कि एक्सपेंडिचर क्या है। जिस तरीके से एक्सपेंस था, ठीक है, तो ये आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को ना 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो पहला जो पार्ट एक्सपेंडिचर का है वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा जो पार्ट है वो क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देख लेते हैं कि कोई भी अमाउंट जब हम स्पेंड करते हैं ऑन इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट, जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस परचेज करते हैं, कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। हम ऐसे खर्चों को एक्सपेंडिचर कहते हैं। और देखिए एक्सपेंडिचर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास से पैसा जाना ही एक्सपेंडिचर है, और हम इन एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा है वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये जस्ट हमने जो ऊपर पढ़ाया था वही है कि इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ रिसीव विद इन अ ईयर। अगर हम कोई खर्चा करते हैं, ठीक है, जब हम कोई खर्चा करते हैं और उसका बेनिफिट अगर हमें 1 साल के अंदर मिल जाए तो ऐसे खर्चे को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे रेंट, भाई रेंट पे करो और उसकी फैसिलिटी हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट हमने पे किया और किसी को, क्यों, क्योंकि हमने उससे पैसा लिया है, और उससे पैसा लिया और उसको इंटरेस्ट दे दिया, तो वो यूज़ कर लेते हैं। फैसिलिटी जब हम उसी साल के अंदर यूज़ कर लेते हैं तो ऐसे ही एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। ऐसे खर्चे हम खर्चे क्यों करते हैं, फैसिलिटी के लिए। अब हमने वो फैसिलिटी यूज़ कर ली है और उसका पेमेंट कर दिया है। उसके बाद रिवेन्यू के बाद आ जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि हम परचेज करेंगे कोई बड़ी एसेट्स, ठीक है। रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस ये नहीं है, इनमें हम एक बड़ा अमाउंट एक्सपेंस करते हैं वैसे, ठीक है। अमाउंट भी बड़ा आता है इसके अंदर, और ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंस नहीं होता है, ये रेगुलर है। जैसे मंथली रेंट जाएगा, मंथली इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। देखो, इफ़ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, कोई ऐसी एसेट्स परचेज करे ना जिसका जो बेनिफिट है ना हम लोगों को लंबे समय तक मिलता है, और उसमें अमाउंट भी मान लो ज़्यादा खर्च होता है, इट इज़ कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी। अब एक बात बताएं, अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी कोई खरीदी थी, उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, मोर देन 1 ईयर मिलता है। तो कोई मशीन खरीदेंगे 5 साल, 6 साल, 10 साल, इस तरीके से वो मशीन को यूज़ करेंगे हम। तो ऐसे खर्चे ही हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोगों को ये कैटेगराइज करना था कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। तो रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर वो हैं जिनका फ़ायदा हमें 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा और इनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है। अब आ जाएंगे हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कौन से खर्चे हैं, तो आप देखें कि ये इन दोनों से कुछ मिक्स होकर के ये बना है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में है क्या, नाम से पता चल रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे हैं जो हमें देखने में तो लगेगा रिवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन रिवेन्यू नेचर के कौन से खर्चे हैं, जिनका हमें बेनिफिट विद इन अ ईयर मिल जाता है। ये कौन से हैं, जिनका 1 साल से ज़्यादा मिलता है। और ये इन दोनों का कुछ मिक्सअप टाइप का है। इसमें क्या होता है, ऐसे खर्चे होते हैं जो हमने किए हैं लेकिन उनका जो बेनिफिट हमें ना कई सालों तक मिल जाता है, और लगेगा हमें देखने में कि ये एक्सपेंडिचर कौन सा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स क्या हो गया, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर, नेचर में तो रिवेन्यू लगेंगे, ठीक है, रिवेन्यू नेचर के हैं, बट इनका जो बेनिफिट है विच इज ड्राइव ओवर द नंबर ऑफ ईयर, हमें कई सालों तक इसका बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल इसके सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है
वो यही है ह्यूज एक्सपेंडिचर, ठीक है, ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारा खर्चा कर देना। अब आप ये देखिए, अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट किया है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में मतलब आप किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट करें, जैसे कि कोई बड़े बड़े पोस्टर आपने लगाए हैं, वो भी एक्सपेंडिचर है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक्सपेंडिचर आपने किया 1 लाख रुपए की, आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया। अब ऐसा नहीं है कि उस एडवर्टीजमेंट का आपको बेनिफिट 1 महीने के अंदर अंदर मिलेगा बस, या 2 महीने तक मिलेगा। तो उसका बेनिफिट आपको, जो आपके बैनर्स लगे होंगे उनका बेनिफिट आपको कई साल तक मिल सकता है जहाँ पर वो लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि पब्लिक उसको देखेगी और आपकी ऐड चलती रहेगी, लोगों के माइंड में एक इंप्रेशन बना रहेगा आपकी ऐड का, ठीक है, तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो यही है, ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ऐड पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, एक बार खर्चा कर देती हैं, कई सालों तक उनका बेनिफिट उनको मिलता रहता है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं हम लोग। अब आ जाएगी बात प्रॉफिट, बहुत सिंपल वर्ड है कि प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एक बार देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। अब प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो प्रॉफिट में क्या लिखा है, देखिए प्रॉफिट आप लोगों को पता है, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, जो हमारे नॉर्मल, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है उनसे जो बेनिफिट हमें मिल रहा है। कैसे मिलता है बेनिफिट, भाई जो प्रोडक्ट आपने बेचा होगा उससे पैसा आया होगा, ठीक है, पैसे जितना भी हमारे पास आया, ये तो छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, रिवेन्यू का मतलब होता है आगम, ठीक है, कितना हमारे पास पैसा आया, तो ये हमारी इनकम है, क्या है हमारी ये इनकम, और इनकम में से घटा देंगे हम अपने एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो वही है द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू, यानी हमारा जो रिवेन्यू है वो कितना एक्सेस है, मतलब ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, रिलेटेड एक्सपेंसेस से कितना ज़्यादा है हमारा रिवेन्यू, उसी को रिवेन्यू मतलब नया वर्ड आप बेशक सुन रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हम बिजनेस एक्टिविटी में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो रिवेन्यू यूज़ नहीं कर रहे थे, आप लोग पहले इनकम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो रिवेन्यू यहाँ पर इनकम ही है, द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ अ प्रॉफिट। तो ये 1 साल का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और प्रॉफिट हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, ईयरली ही निकाला जाएगा। ऐसे ही बात आती है गेन। अब गेन क्या होता है, गेन भी लाभ होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो प्रॉफिट हमारा है ना, ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट और भी हमारे हो सकते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है, या कह सकते हैं हम इरेगुलर नेचर के हैं। कौन सा प्रॉफिट ऐसा हो सकता है, जैसे कोई एसेट्स हमने सेल कर दी, भाई हमारा काम है, हमारे बिजनेस का काम है कि हम मोबाइल अपना मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको बेच देते हैं, तो वहाँ से हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन मोबाइल बनाने की मशीनरी है, या लैंड है, या बिल्डिंग है, या कार है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, अगर हम उसको बेचते हैं ना तो वहाँ से हमें गेन होता है। तो क्या लिखा है, एन नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, ये नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है जो हमारा फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल टू अ बिजनेस सच सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, या फिर एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कई बार हमारा क्या होता है, कोई भी एसेट्स की वैल्यू एप्रिसिएट हो जाती है। एप्रिसिएट मतलब क्या हो गया कि कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे लैंड है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है, तो बढ़ जाना तो किसी साल में वो प्रॉफिट हो जाता है ना, तो ऐसे प्रॉफिट को हम ऐसे जो भी बेनिफिट है उसको हम प्रॉफिट ना करके क्या लिखते हैं यहाँ पर, गेन कहते हैं उसको। उसके बाद आ जाएगा लॉस। तो लॉस जस्ट क्या है, ऑपोजिट किसका है, प्रॉफिट का ही ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे रिवेन्यू कम हो जाएंगे। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रिवेन्यू इज टर्म एज द एक्सपेंस, उन्हीं को या हम लॉस कहते हैं, राइट। तो लॉसेस तो सिंपल था, और लॉसेस के लिए एक फॉर्मूला जो दिया है आप लोगों को पता ही है कि एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए और रिवेन्यू कम हो जाए, ठीक है। और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेते हैं हम कि हम लोगों ने 80,000 रुपये के खर्चे किए और हम लोगों को तब मिला करके 75,000 का फ़ायदा हुआ, 75 रिवेन्यू हमने जनरेट किया। अब हमें क्या हुआ, खर्चा हमने इतना कर दिया और इनकम हमें सिर्फ इतना हुई, तो टोटली हमें क्या हो गया, 5,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। उसके बाद है गुड्स। गुड्स एक वर्ड पहले बीच में आ गया था, तो गुड्स का मतलब यहाँ पर है माल। माल क्या है, हर एक फर्म के लिए अलग अलग है। अगर आप मोबाइल बनाते हैं तो आपके लिए मोबाइल एक गुड्स हो जाएगा, और अगर आप स्टेशनरी का वर्क कर रहे हैं, स्टेशनरी, तो सभी तरीके की स्टेशनरी आपके लिए गुड्स हो जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बना रहे हैं अगर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपके लिए गुड्स है, या हिंदी में कहें तो वो माल है। द प्रोडक्ट इन विच
द बिजनेस डील इन, जिसमें आप डील कर रहे हो, द आइटम दैट आर परचेज, जो आइटम आप परचेज कर रहे हो, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, ठीक है, हो सकता है, एंड नॉट फॉर यूज ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, फॉर नॉट यूज इन द बिजनेस, तो हम उसको बिजनेस में यूज नहीं करेंगे, उसको हम रीसेल पर्पज के लिए परचेज कर रहे हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। अब उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है परचेज। तो परचेज तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कई चीज़ें आप ये देखिए ना कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो परचेज, ठीक है, परचेज आप कभी भी आप परचेज वर्ड बहुत इजीली यूज़ करते हैं, जैसे आप कोई शूज़ परचेज करने जा रहे हैं, ड्रेस परचेज करने जा रहे हैं, मोबाइल परचेज, तो हम उसको परचेज वर्ड ही कह देते हैं कि परचेज हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो परचेज वर्ड है ना, ज़्यादातर गुड्स खरीदने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, गुड्स खरीदने के। एक परचेज अकाउंट भी हमारा रहता है, आगे जाके वो डिटेल में पढ़ेंगे। परचेज अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ से हम माल खरीदते हैं, याद रखिएगा, वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखें और स्किप ना करें। देखिए परचेज क्या आ गया यहाँ पर, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली, ठीक है, क्लियर कर दिया गया है कि जो परचेज टर्म है वो यूज किया गया है ओनली गुड्स पर, ठीक है, गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल, हमने कोई गुड्स खरीदा है यहाँ पर रीसेल के लिए, तभी ये परचेज वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन हम जनरली तो परचेज कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो परचेज यहाँ पर, अभी आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगी, परचेज इसलिए ही है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, एक ट्रेडिंग कंसर्न कौन सी हो जाएगी, एक ऐसा कंसर्न, एक ऐसा बिजनेस जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग करता है, खरीदता है बेचता है, बनाता नहीं है, खरीदा बेच दिया, ठीक है। कोई फ़ोन खरीदा, काफ़ी सेलर आपने देखे खरीद के ले आते हैं और बेच देते हैं, तो वो ट्रेडिंग कंसर्न है। तो वो भी जब माल खरीदते हैं तो वो परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। तो क्या लिखा है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इट इज़, ठीक है, इट इज़ परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट परचेज द रॉ मटेरियल। अगर एक डील करती है कोई भी फर्म, किसके अंदर डील करती है, ट्रेडिंग में, तो कंफर्म जो आपका माल है, प्रोडक्ट फिनिश गुड्स लेकर के आते हैं, बिल्कुल पक्का माल लेके आते हैं, उसको बेच देते हैं। और जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है वो कच्चा माल लेकर के आती है, फिर उसको प्रोडक्ट को बनाया जाता है, फिर रीसेल किया जाता है, ठीक है। सो परचेज में बी इन कैश और क्रेडिट, ठीक है। बिजनेस में बहुत ही आम बातें आप लोगों को पता है, जनरली बिजनेस के अंदर क्रेडिट परचेज बहुत ज़्यादा चलता है, उधारी बहुत ज़्यादा चलती है। तो माल चाहे उधार खरीदा गया हो चाहे नगद खरीदा गया हो, तो उसको हम परचेज ही कहते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है एक टर्म परचेज रिटर्न। तो नाम से ही पता चल रहा है परचेज रिटर्न, यानी जो माल परचेज किया होगा हमने वो हमने रिटर्न कर दिया होगा। क्यों, रीज़न कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है या फिर हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। वैन द परचेज गुड्स आर रिटर्न, कई बार परचेज किया गया माल रिटर्न कर देते हैं टू द सप्लायर, जिससे खरीदा होगा। सो दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न, इसी को परचेज रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। सेल्स पे आ जाते हैं। अब आप सेल्स भी ऐसे ही करें, कई बार आप सेल करते हैं ना, सेल वर्ड यूज़ करते हैं। तो सेल सिंपली तो वैसे ही पता है, आपका जो भी बिजनेस है, ट्रेडिंग फर्म है या फिर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, आप या तो माल को बनाते हैं पहले फिर बेचते हैं, या फिर खरीद के डायरेक्ट बेच देते हैं। तो जब जो भी सामान आप बेच रहे हैं वो लेकिन गुड्स के लिए यूज़ होगा यहाँ पर। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ बेच रहे हैं ना, तो यूज़ नहीं करेंगे हम सेल वर्ड को। तो सेल्स आर टोटल रेवेन्यू, सेल्स क्या है, टोटल रेवेन्यू है फ्रॉम द गुड्स, गुड्स से टोटल रेवेन्यू, जितना ही माल बेचा उससे जो पैसा आया उसको सेल कह रहा है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विस भी हो सकती है, क्या सर्विस आपने सेल की है, ठीक है, टू कस्टमर। तो सेल में भी कैश और क्रेडिट। तो जो सेल आपकी है, यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है कि सेल, ठीक है, जब भी वर्ड आएगा सेल, तो सेल 20,000, सेल 30,000, ठीक है, वो भी क्या, ओनली गुड्स या फिर सर्विसेज। कोई और मशीन या कोई और एसेट्स अगर आपने सेल कर दी होगी तो वो उसमें नहीं आएगा, सेल की हो तभी भी नहीं आएगा। हम यहाँ पर सिर्फ ओनली गुड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ओनली फॉर गुड्स, ठीक है, ओनली गुड्स की बात हो रही है। अब सेल्स रिटर्न, भाई सेल्स रिटर्न भी हो सकता है जब हम लोग किसी का माल खरीद के वापसी कर सकते हैं, तो वो लोग भी जिसने हमारा माल खरीदा होगा तो वो भी हमारा माल रिटर्न कर सकते हैं। तो बात आ जाती है सेल्स रिटर्न की। वैन सोल्ड गुड्स रिटर्न, जब सेल किया गया माल वापसी आ जाता है फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू एनी रीज़न, रीज़न कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव भी हो सकता है या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हो, सो नॉन एज द सेल्स रिटर्न, इसी को हम
सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो ये सिंपल वर्ड थी इसलिए इसको जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी आ जाते हैं हम डेटर। डेटर अकाउंटिंग पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वर्ड है, डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, नीचे क्रेडिटर है और ऊपर डेटर है। बच्चे काफ़ी टाइम तक इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इसी में फंसते रहेंगे तो बार बार तो कई चीज़ें हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाती हैं। देखिए डेटर का जो मीनिंग है ना, डेटर आप फर्स्ट टाइम से ही किसी भी तरीके का लॉजिक आप बना लीजिए, कैसे आप लोगों को याद रखना है। डेटर वो पर्सन है जिनसे हमारी कंपनी को पैसा लेना है, जिनसे हमारी कंपनी को पैसा लेना है। तो एरो का मतलब है कि पैसा आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको कई बार नहीं इसको मुझे बताना पड़ेगा। डेटर से पैसा, एरो से समझ जाओ कि यहाँ पर पैसा आ रहा है, वो है हमारे डेटर। और पैसा क्यों आ रहा है इनसे, क्योंकि इनको हमने कुछ ना कुछ सर्विस अपनी सेल की होगी या गुड सेल किया होगा, तभी इनसे पैसा हम लोगों को आना है। अभी इन्होंने दिया नहीं है, इनसे पैसा लेना बाकी है। सो डेटर आर पर्सन एंड अदर एंटिटीज, कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई दूसरी फर्म भी हो सकती है। टू हुम द बिजनेस हैज़ सोल्ड गुड्स और सर्विस, क्योंकि हमने इनको गुड्स या सर्विस दी है, उधारी पर दी थी। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है, उधार है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब उधार है, लेकिन क्रेडिटर आप कंफ्यूज ना हो, क्रेडिटर को अलग ही पढ़ना है इसको। ठीक है, क्रेडिट का एक मीनिंग आप लिख सकते हैं, क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है। तो हमने किसी को उधार पर बेचना या खरीदना, तो क्रेडिट मतलब उधार है। तो हमने किसी को सर्विस अपनी दी है, उधार दे दी थी, अभी पेमेंट बाकी रह गई है। सो अमाउंट हैज़ नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक नहीं मिला है, तब हम उस पर्सन को कहेंगे कि ये हमारा डेटर है। डेटर एक ऐसा पर्सन या कोई भी कंपनी या फर्म जिनसे पैसा लेना बाकी है। सो दीज आर एसेट्स, और ये हमारी एसेट्स है। ऐसा हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सी एसेट्स है, हमारी करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारी करंट एसेट्स के अंदर आता है। तो हो गया डेटर। अब क्रेडिटर जस्ट इसका ही अपोजिट है। ये क्यों, क्रेडिटर वो पर्सन है जिनको हमें पैसा देना है। ये पैसा हमारे पास से कंपनी से क्या जा रहा है, एरो। एरो का मतलब यहाँ पर पैसा यहाँ पर जा रहा है, ऐसा माने। तो ऐसा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी फर्म या कंसर्न जिनको हमें पैसा देना है। देना क्यों है, क्योंकि उनसे या तो सर्विस या कोई गुड्स हम लोगों ने रिसीव किया है। सो इफ़ द बिजनेस बाय, ठीक है, इफ़ द बिजनेस बाय गुड्स एंड सर्विसेज, अगर बिजनेस हमारा खरीद लेता है, कोई गुड्स ले लेता है या कोई सर्विस ले लेता है उधार पर, एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, और अभी भी हमें उनका अमाउंट पे करना है। ठीक है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सन या कोई एंटिटी। एंटिटीज मतलब यहाँ पर क्या है, कोई एंटिटी मतलब कोई बिजनेस है यहाँ पर। सो दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर, उन लोगों को, उन्हीं कंसर्न को हम क्रेडिटर कहते हैं। अब ये जो क्रेडिटर है ना, ये हमारी क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। एक बार दोबारा से आप चेक कर सकते हो ऊपर के जाकर कि लाइबिलिटीज़ के अंदर ही, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्रेडिटर हैं। सबसे पहले मेन तो बेसिक आपको ये समझना है कि क्रेडिटर एक्चुअल में है क्या। अभी स्टार्टिंग में समझ रहे हैं, तो क्रेडिटर वही है जिनको हमें पैसा देना है। अब देना है तो लाइबिलिटी है, जब किसी को पैसा देना बाकी है तो। ठीक है, अब दो टर्म यहाँ पर आ रही हैं, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की मतलब रिलेटेड ही हैं। ठीक है, एक दूसरे से अगर आप ये समझते हो तो उसी का रिवर्स ही है। और समझने के लिए हमें डेटर, ये डेटर से रिलेटेड है और ये क्रेडिटर से रिलेटेड है, तो यहीं पर समझ लेंगे। ऊपर वाली दो टर्म थी और उन्हीं से समझ लेते। देखिए सबसे पहले हम बात करें बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या हो गया, देखो बिल रिसीवेबल हो गया डेटर। ठीक है, बिल रिसीवेबल जो है ना, ये मानो हमारे डेटर थे ये। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए एक पर्सन है राम, उसको हमने माल बेचा है उधार। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिट सेल किया हमने, उसको सेल किया है क्रेडिट, क्यों क्या लिख दिया, क्रेडिट सेल। अब इसने माल खरीद लिया हमारा, तब हम कहेंगे जब इसने माल खरीदिया अभी पैसे नहीं दिए, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, डेटर। तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिख दिया कि ये हमारा डेटर है जिसका नाम राम है। भाई डेटर का तो कुछ भी नाम हो सकता है ना, तो ये डेटर है जिसका नाम है राम। अब ये राम ना बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट होता है बाद में। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें रिटर्न प्रॉमिस करता है। क्या करता है, ये हमें रिटर्न प्रॉमिस करता है।
यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, एक बिल हम ड्रॉ करते हैं और ये उस पर एक्सेप्ट करता है कि मैं आपकी पेमेंट विद इन 3 मंथ या विद इन 4 मंथ, ये एक स्टोरी ऐसी है, पे कर दूंगा। तो जब ये प्रॉमिस करता है और उस पर साइन करके आप लोगों को रिटर्न करता है, उस टाइम पर हम इसको क्या कह देते हैं, बिल रिसीवेबल कहना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा क्या है, बिल रिसीवेबल, मतलब ये पैसा हमें मिलने वाला है। और ये क्या है कि बिल रिसीवेबल ये एक तरीके से हमारा बहुत सिक्योर्ड अमाउंट हो जाता है, क्योंकि डेटर ने किसी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं किया होता है और इसने एक रिटर्न प्रॉमिस किया होता है। तो ऐसा बस ये सिंपल सी स्टोरी है इसकी, तो ऐसा ध्यान रखें आप। बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म, एक अकाउंटिंग टर्म है। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसी की एक अकाउंटिंग टर्म है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक बिल रिसीवेबल है फ्रॉम सेलर, फॉर सेलर, सेलर के लिए एक बिल रिसीवेबल है, हम सेलर है ना, हमारे लिए बिल रिसीवेबल है। एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, जब हमने उधार माल बेचा, और पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। माल उधार बेचा उस दिन, ये हमारा डेटर था। अब जैसे इसने रिटर्न प्रॉमिस, हमने इसको लिख कर दिया, इसने साइन एक्सेप्ट कर लिया, साइन करके कि येस मैं आपका पेमेंट विद इन 3 मंथ या इस डेट पर आपको पे कर दूंगा, ठीक है। तो उस दिन ये हमें लिख के देता है, हम उसको डेटर ना कह करके बिल रिसीवेबल कहते हैं। जस्ट अपोजिट ही बिल पेबल होता है इसी का। कैसे, जैसे कि हमने किसी और कंपनी से माल इस बार उधार खरीद लिया, इस बार हमने उधार खरीदा है, तो जिससे उधार खरीदा वो हमारा क्रेडिटर है। कौन है वो, क्रेडिटर। और उसका नाम क्या हो सकता है, श्याम हो सकता है। क्या नाम लिख लिया हमने उसका, श्याम है। श्याम एक पर्सन है जिनसे हमने माल उधार खरीदा, वो हमारा क्रेडिटर है। अब हम रिटर्न प्रॉमिस कर लेते हैं इससे, इसने हमें बिल बना के भेजा और हमने इसको रिटर्न में प्रॉमिस कर दिया, रिटर्न प्रॉमिस कि यस वी विल पे योर पेमेंट विद इन 2 मंथ, या फिर इस डेट को हम आपकी पेमेंट कर देंगे। तब हम कौन हो जाते हैं, तब हमारा हो जाता है बिल पेबल, कि हमें ये बिल पे करना है इस बार हमें। तो बस दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो बिल पेबल इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक पूरा चैप्टर है, उसी का टर्म है ये, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक पूरा मतलब रूल रेगुलेशन, ये एक पूरा चैप्टर है, उसी के अंदर एक टर्म आती है बिल पेबल। और एक कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल पेबल फॉर परचेज, परचेज के टाइम पर दिया जाता है, क्रेडिट परचेज करोगे ना तब ये टर्म आती है बिल पेबल, राइट। तो ये भी कंप्लीट है। उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट तो आप लोग जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन डिस्काउंट को भी कैटेगराइज किया हुआ है, राइट। डिस्काउंट तो आप जानते हैं कि डिस्काउंट है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू किसके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिस्काउंट को 2 तरीके में डिवाइड किया गया है। तो डिस्काउंट एक्चुअल में ना, ये ट्रेड डिस्काउंट है और ये कैश डिस्काउंट है। यहाँ पर तो लिखा है, तो आप लोग साथ में लिख लीजिए कि ये एक्चुअल डिस्काउंट नहीं है और ये एक्चुअल डिस्काउंट है। इतना भी याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये एक्चुअल नहीं है, नॉट एक्चुअल, ठीक है। ये एक्चुअल डिस्काउंट नहीं है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर जब आप सामान कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो लिखा हुआ है कि 70% सेल, 80% ऑफ, ऐसे लिखा रहता है। तो ये जो कस्टमर इसको देख करके चला जाता है और सिर्फ सामान खरीद लेता है, लेकिन होता क्या है, कोई प्रोडक्ट हमें अगर 10,000 रुपये का दिखाई दे रहा है, 80% उसके ऊपर डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा, तभी भी आपको उसमें 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अब सपोज़ करो ये शर्ट है 2,000 की, तो 2,000 अमाउंट काफ़ी है शर्ट के लिए। तो 2,000 का जो अमाउंट आपने पे किया शर्ट के लिए, सबसे पहले आपको बताया गया कि वो 10,000 की, 8,000 डिस्काउंट दे दिया, 2,000 रुपये की शर्ट। तो एक्चुअल में फिर आपको बिल 2,000 का ही मिलेगा डिस्काउंट उसमें काटने के बाद। तो ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। कोई सामान आपने खरीदा और हैवी डिस्काउंट आपने ले लिया, 2,000 रुपये पे किया, अपनी बुक के अंदर एंट्री हम 2,000 से करेंगे, ना कि 10,000 से करेंगे, या डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे उसमें, सिर्फ और सिर्फ 8,000 दिखाएंगे। इस डिस्काउंट को एक तरीके से हम अपनी बुक्स में इग्नोर कर देंगे, ये एक्चुअल डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये वो डिस्काउंट है, आप समझ गए होंगे। क्या लिखा है, द पर्पज ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परसुएड द बायर, बायर को परसुएड करना, मतलब उसको मनाना है, टू बाय द मोर गुड, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। इट इज़ ऑफर्ड एट एन एग्रीड परसेंटेज, हम एक एग्रीड परसेंटेज उसको देते हैं लीस्ट प्राइस पर। लीस्ट प्राइस कौन सा, जो MRP है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। सो दिस डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, और इसको डिडक्ट कर देते हैं इनवॉइस में से, ठीक है। जो भी बिल होता है ना, इनवॉइस या कैश मेमो, वहाँ से उसको डिडक्ट कर देते हैं और फिर
उसको दिखाते हैं। एक्चुअल डिस्काउंट यही है। ये कौन सा डिस्काउंट है? सपोज अब हमने 2,000 रुपये का कोई माल खरीद लिया और पेमेंट नहीं किया हमने। सपोज ये हम फर्म की बात कर रहे हैं, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा 2,000 का, अब हमें पेमेंट करना है, ठीक है। अब क्या होगा वो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है जब कोई कंपनी हमसे 2,000 रुपये मांगेगी जिससे हमने उधार खरीदा होगा, अब वो कंपनी हमें डिस्काउंट देगी कि अगर आप विद इन 2 डेज हमें पेमेंट कर दोगे तब हम इस पर 10% का डिस्काउंट और दे देंगे आपको, नहीं तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2,000 रुपये में से 10% अगर कोई कंपनी हमें देती है तो इसका मतलब 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 1,800। तो ये एक्चुअल डिस्काउंट माना जाता है। और अगर हमने 2 दिन के अंदर नहीं पे किया तो हमें पूरा 2,000 देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का डिस्काउंट होता है। तो ये एक्चुअल डिस्काउंट होता है, इसको बुक में हम दिखाते हैं कैश डिस्काउंट को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू एंकरेज द डेटर को एंकरेज करें जिनसे हमें पैसा लेना है, टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली, जिससे कि वो अच्छे से हमारा मतलब टाइम टू टाइम हमारा अमाउंट पे कर दे। दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमें अकाउंटिंग बुक में ऐसे डिस्काउंट को दिखाना होता है। एक टर्म आ गई है अकाउंट, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बता दिया था, इसको रिपीट हो गया है। इनकम आप लोगों को पता है, इनकम का मतलब होता है पैसा आना, ठीक है, कहीं से भी आया उसको इनकम कहते हैं। इनकम इज वाइडर टर्म, बहुत बड़ी टर्म है, विच इंक्लूड द प्रॉफिट ऑल्सो, इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है। इनकम मीन्स इंक्रीज द वेल्थ को बढ़ाना, ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितना पैसा हम लोगों को रिसीव होता है उसी को हम इनकम कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट के इनकम के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। इनकम का मतलब हो गया कितना पैसा आया, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है। स्टॉक आप समझते होंगे, वर्ड आपने सुना है। स्टॉक का मतलब वैसे क्या होता है, जो भी माल हमारे पास स्टॉक के अंदर रखा हुआ है उसी को स्टॉक कहते हैं, ठीक है। जितना भी गुड्स हमारा बच गया है, बचा हुआ माल स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक वैसे और कैटेगराइज करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि तैयार माल कितना है, ठीक है, और आधा बना हुआ कितना है, लेकिन इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। स्टॉक क्या है? द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस, ठीक है, जितना भी माल अवेलेबल है फॉर द सेल, बेचने के लिए, ऑन अ पर्टिकुलर डेट नॉन एज स्टॉक। अब एक पर्टिकुलर डेट पर जितना भी माल हमारे पास बचा है तो हम ये कह सकते हैं कि इतना माल हमारे स्टॉक में है, ठीक है। आप भी कहीं सामान परचेज करने जाते हैं, दुकानदार कहता है अभी बहुत माल रखा है मेरे पास, यानी स्टॉक है। कॉस्ट क्या होती है? देखो, कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट को जब हम खरीदते हैं उसके ऊपर कितना पैसा हमने खर्च किया, उसको कॉस्ट कहते हैं, राइट। अब खरीदते टाइम कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं। सपोज करें कि मैंने दिल्ली में रहते हुए, ठीक है, एक अदर स्टेट से माल मंगाया, कोई भी 50,000 रुपये की मशीनरी मंगाई। अब 10,000 रुपये उसके ऊपर एक्सपेंस और लग गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लग गया। क्या लग गया? ट्रांसपोर्ट। तो अब ये मशीन मुझे कितने की पड़ी है? 60,000 की। तो वैसे इसी को हम कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो कॉस्ट इसी को कहा जाता है, राइट ना। तो ये कॉस्ट होती है। कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चे। इंकर्ड इन एक्वायरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग, भाई कोई भी एसेट्स प्राप्त करने में या उसको बनाने में भी हो सकता है। एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक रीसेल इट, ठीक है। जब हम उसको क्या करेंगे? रीसेल करेंगे, यानी सेलेबल उसको बनाएंगे, तो तब उसकी कॉस्ट क्या है, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो कोई प्रोडक्ट खरीदना या बनाना, फिर उसमें कितना खर्चा और उसमें आ गया हमारा, वो सभी ऐड करके हम उसको कॉस्ट कहते हैं। अब एक पॉइंट और आ गया हमारा, वाउचर। तो देखें वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है कोई भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ठीक है, वो वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम एक सही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। और बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी जब अकाउंटेंट बिजनेस के अंदर करता है उसके लिए उसको प्रूफ चाहिए होता है। तो वो सभी प्रूफ्स क्या होते हैं? वो वाउचर्स ही होते हैं। तो लिखा है द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, सबूत, इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो सबूत चाहिए। कोई भी अकाउंटेंट बिना सबूत के कोई एंट्री नहीं करेगा। इज नॉन एज वाउचर, उसी को हम वाउचर कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इफ़ वी बाय गुड्स, अगर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में तो आपको कैश मेमो मिला होगा। भाई जहाँ से भी आपने गुड्स खरीदा है कैश मेमो मिला, तो कंपनी के अंदर एंट्री तब होगी जब अकाउंटेंट कैश मेमो रख लेगा और एंट्री करेगा। इफ़ वी
गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो वी गेट एन इनवॉइस, तब हमें एक इनवॉइस आती है। आप भी ऑनलाइन गुड्स परचेज करते होंगे तो बिल साथ में आता है आपके, है ना। तो वही व्हेन वी मेक अ पेमेंट, जब हम कहीं पर पेमेंट करते हैं किसी भी तरीके की आपने पेमेंट की तो आपको एक रिसीट मिलेगी, तो उस बेस पर बिजनेस के अंदर एंट्री की जाती है, राइट। तो वाउचर्स के बेस पर ही बिजनेस में एंट्री की जाती है। उसके बाद आता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, एक ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। और ये टैक्स दो तरीके से हो सकता है, सेंट्रल टैक्स भी हो सकता है, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी भी हो सकता है, और स्टेट का जीएसटी भी हो सकता है, ठीक है, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो, ठीक है। तो ये जीएसटी के बारे में था, और इसी तरीके से ये हमारा टॉपिक हो जाता है पूरा कंप्लीट। और अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को आप देखें, ठीक है, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।